नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 20। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है संघीय मंत्रिपरिषद। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हर एक शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। और दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों इस टॉपिक से 100% 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्ज़ाम में देखने के मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो हम लोग 36 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। आपको दोस्तों बताना है, और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता होती है वो किस में निहित होती है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना मंत्रिपरिषद में निहित होती। अगर बात करें दोस्तों मंत्रिपरिषद है, इसका जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको दोस्तों याद रखना, क्योंकि इसके गठन से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद का गठन है वो किसकी सलाह पर किया जाता है, तो प्रधानमंत्री दोस्तों पीएम की सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति करता है। यानी आपको याद रखना दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद का गठन है प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। आपको याद रखना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप ये पॉइंट्स है कि राष्ट्रपति करते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यानी दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होती है इसका जो गठन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों, ये जो बात है संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है, तो दोस्तों इस पॉइंट्स को भी आप लोग ज़रूर याद रखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये पूछा भी जाता है कि जो मंत्रिपरिषद का गठन है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों ये आर्टिकल जो आपका 74 है, 74 का दोस्तों फर्स्ट है, उसमें दोस्तों ये बात कही गई है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जो 74 का फर्स्ट है तो आप लोग ज़रूर याद रखिए। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि दोस्तों जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है इसकी जो बैठक की अध्यक्षता वो किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसके जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, देश के जो पीएम होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपका संविधान का आर्टिकल 74 है, इसमें दोस्तों एक बात कही गई है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान, इसमें दोस्तों जो है संघीय मंत्रिपरिषद का दोस्तों जो प्रावधान है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका जो 74 में, इसमें दोस्तों ये बात कही गई। और दोस्तों इसमें एक बात ये कही गई है कि संघीय मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है आर्टिकल 74 में कहा गया है। और सामान्यतः दोस्तों इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि जो ये मंत्रिपरिषद होती है इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से उन 3 प्रकार में, तो आपको याद रखना दोस्तों पहले आपके होते हैं कैबिनेट मंत्री। आप लोग याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है कैबिनेट मंत्री। इसके बाद आपके दूसरे नंबर पर होते हैं राज्य के मंत्री, यानी राज्य मंत्री। इसके बाद दोस्तों आपके होते हैं तीसरे नंबर पर उप मंत्री, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट्स पूछे गए आपकी पिछली परीक्षाओं में, तो आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है।
तो आपको दोस्तों याद रखना जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हीं के प्रसाद पर्यंत दोस्तों ये पदासीन होता, तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर संसद का अगर सदस्य है तो वो व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो क्या वो जो 2 व्यक्ति होते हैं वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकते हैं, ये बताना है आपको, हाँ या ना। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बिल्कुल याद रखना है जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की जो शपथ है वो दोस्तों कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति भी दिलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। यानी दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन दोस्तों वो केंद्र में एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो कितने समय तक दोस्तों वो अपने मंत्री के पद पर रह सकता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों 6 महीने तक। दोस्तों उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, तभी दोस्तों वो अपने निरंतर मंत्री के पद पर रह सकता, नहीं तो 6 महीने के बाद उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो मंत्रियों की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों मंत्रिमंडल से अधिक होती है, यानी लगभग दोस्तों 60 से 70 जो है वो होते हैं, तो आपको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। देखिए अभी हमने इस पॉइंट्स पर बात की है कि जो आपकी मंत्रिपरिषद होती, दोस्तों इस प्रकार का जो प्रावधान है वो आर्टिकल जो 74 उसमें कहा गया है कि सामान्यतः इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और कौन कौन होते हैं उन 3 प्रकार में? पहले आपके हो गए कैबिनेट मंत्री, पहले आपके दोस्तों कैबिनेट मंत्री हो गए, दूसरे आपके राज्य मंत्री हो गए, इसके बाद तीसरे में आपके उप मंत्री हो जाते हैं। कौन से? उप मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से जो मंत्रिपरिषद होगा उसमें कौन शामिल नहीं रहते। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद में जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, पहले कैबिनेट मंत्री हो गए आपके, दूसरे राज्य मंत्री हो गए, तीसरे उप मंत्री, जबकि संसदीय सचिव का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यही शामिल नहीं थे, कुल मिलाकर यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है। देखिए अभी हमने बताया है इसमें 3 मंत्री होते हैं, पहले आपके कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं, इसके बाद राज्य मंत्री, इसके बाद आपके उप मंत्री। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यानी दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होगा वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से जो ये उत्तरदायी होता है वो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी दोस्तों जो संघीय मंत्रिपरिषद है इसके जो मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है केवल राज्यसभा के प्रति। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति से विवेचित करता है। यानी दोस्तों आर्टिकल यानी कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल है जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, इसके बारे में बताता है। तो दोस्तों आपका जो आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद दोस्तों जो 75 है इसमें ये बात कही गई है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 74 और जो 75 हैं इनमें किस विषय पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों इन दोनों आर्टिकल में जो चर्चा की गई है वो दोस्तों किसके बारे में की गई है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है जो संघीय मंत्रिपरिषद है ये अपने आचरण के लिए जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। यानी दोस्तों जो भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य हैं इनको दोस्तों जो लिया जाता है वो कहाँ से, तो दोस्तों अधिकतर जो है लोकसभा से। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। देखिए अभी हमने बताया भी है जो मंत्रिमंडल का गठन है वो कौन करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है मंत्रिमंडल का जो गठन है मंत्रिपरिषद का दोस्तों गठन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति, जबकि मंत्रिमंडल का दोस्तों केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना यहाँ पर दोस्तों सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगणों के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है। यानी दोस्तों जो केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों उनकी जो स्थिति होती है वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो दोस्तों कब लाया गया था। तो आपको याद रखना 1963 यानी 1963 में दोस्तों पहली बार लाया गया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी दोस्तों सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना लोकसभा के, किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य होते हैं उनमें क्या शामिल है। तो दोस्तों उसमें शामिल है बजट को तैयार कर संसद में पेश करना, ये बात शामिल है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होगी वो किन किन परिस्थितियों में विघटित हो सकती है और किन परिस्थितियों में विघटित नहीं हो सकती। तो आपको इन दोनों बात को बिल्कुल याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो किन परिस्थितियों में विघटित नहीं हो सकती, तो दोस्तों आपको याद रखना किसी मंत्री के पद त्याग से जो मंत्रिपरिषद होगी वो विघटित नहीं हो। यानी अगर कोई मंत्री अपने पद से त्याग कर देता है तो उससे मंत्रिपरिषद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो विघटित नहीं होगी। अगर बात करें यहाँ पर विघटित कब होगी, तो अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो दोस्तों
जो मंत्रिपरिषद होगी वो विघटित हो जाएगी, तो आपको याद रखना। और प्रधानमंत्री के अगर पद से त्याग दे देता तब होगी, और अगर प्रधानमंत्री की पदच्युति से जो है दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है वो विघटित हो सकती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? यानी दोस्तों मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री, यानी अगर कोई मंत्री है वो मंत्रिपरिषद से त्याग देना चाहता, पद त्याग करना चाहता, तो अपना जो त्याग पद है, जो पद त्याग है वो किससे संबोधित करेगा? तो आपको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जो शून्यकाल होता है राजनीतिक शब्दावली का, एक ये जो शब्द है शून्यकाल, इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो प्रश्न उत्तर, यानी दोस्तों ये शून्यकाल के दौरान जो है पार्लियामेंट में प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, किए जाते हैं, तो आपको याद रखना, इसीलिए इसे क्वेश्चन आंसर जो यानी प्रश्न उत्तर सत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? देखिए दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं है क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, हाँ या ना? तो दोस्तों आपको याद रखना, हाँ उसे बिल्कुल मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीनों के भीतर सदस्य जो संसद का सदस्य बनना होगा। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति अगर मंत्री नियुक्त कर दिया गया है लेकिन वो संसद का किसी भी सदन का दोस्तों सदस्य नहीं है, तो दोस्तों उसे केवल जो है 6 महीने के अंदर उसे संसद का किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, तभी दोस्तों वो अपने पद पर प्रसाद पर्यंत काम कर सकता है, नहीं तो 6 महीने के बाद दोस्तों उसे हटा दिया जाएगा उसके पद से, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि संसदीय जो तंत्र है इसमें जो वास्तविक कार्यपालिका माना गया वो किसे माना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना मंत्रिपरिषद को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये कार्य करती है उपर्युक्त दोनों, यानी दोस्तों आपको निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी इन दोनों पर दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होगी वो काम करती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद की जो शामिल एकमात्र मंत्री थी वो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा कि दोस्तों जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, यानी जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसके जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो सरदार बलदेव सिंह थे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जो वित्त मंत्री थे वो CRK खड़मुख चट्टी थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो प्रथम मंत्रिमंडल का पहला कानून मंत्री बने थे वो दोस्तों BR अम्बेडकर को बनाया गया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो दोस्तों किसे बनाया गया था? तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको याद रखना, जो संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले जो पहले मंत्री थे वो कौन थे। तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 36 कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों ये भी जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो दोस्तों लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% हो सकती है, तो आपको याद रखना। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्तों लोग चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास बिल्कुल प्रोवाइड की जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।